तो गाइस मैंने रिसेंटली जो वीडियो फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 4 की अपलोड करी है उसके अंदर 2 सीन मिसिंग हो गए हैं। नो आइडिया हाउ इट हैपेंड, लेकिन हो सकता है कि शायद यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो लैपटॉप ओवरहीट होने की वजह से शायद एक सीन को रेंडर ही करना भूल गया, और ये चीज पहली बार हुई है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो असल में जूली जो है वो 1970s के मैसेकर जब विक्टर वहां पर था उस वक्त में गई थी, वो वाला सीन मिसिंग है। और एक यहाँ पर जो सोफिया टास्क देती है सैरा को करने के लिए, वो वाला सीन मिसिंग था। तो मैं सीन को दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि आखिरकार हुआ क्या था, और इस सीन को देखने के बाद में आप समझ पाओगे कि फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 4 के अंदर क्या हुआ था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस सीन को देखने के बाद में उसको जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। अब टैबी जूली से ये बोलती है कि वो अपना बैग पैक कर ले और उसके और ईथन के साथ चले, क्योंकि वो लोग लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने की जर्नी पर निकलने वाले हैं। अब ये बात सुनकर जूली ऑब्वियसली शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसने खाली कहानी में सुना था लेक ऑफ टीयर्स के बारे में, लेकिन जब स्टोरी वॉकिंग रियल है तो लेक ऑफ टीयर्स भी रियल होगा ही। लेकिन जूली जो है वो खुद के मिशन को इतने अचानक से रोक कर अपनी माँ और भाई की हेल्प करने नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने पिता को बचाना चाहती है स्टोरी वॉकिंग करके। खैर तभी टैबी भी जूली को रेंडल के साथ इस डेंजरस हेल लाइक टाउन में ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहती, जो कि काफी अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि रेंडल ने पास्ट में काफी क्वेश्चनेबल काम किए थे। लेकिन जूली जो होती है वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, जिसके चलते टैबी रेंडल को बाहर जाने के लिए बोलती है ताकि वो उसको एक प्रॉपर मॉम टॉक दे सके। जब टैबी को यकीन हो जाता है कि रेंडल को समझ आ चुका है कि जूली के साथ कोई गलत आइडिया या फिर रोमांटिक मूव उसको नहीं करना है, तब वो वहां से चली जाती है। और सबसे बड़ी बात कि रेंडल और जूली दोनों ने ही कहा था कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रेंडल और जूली फ्रेड की कहानी पढ़ते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि फ्रेड बुक मार्क्स का इस्तेमाल करता था ताकि वो चूज कर सके कि कौन सी स्टोरीज को दोबारा रिविजिट करना है। जूली सजेस्ट करती है कि उन्हें भी टाउन के अंदर यही मेथड ट्राई करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि किताबों में ऐसा करना आसान है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। रेंडल को ये आइडिया लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एंड ऑनेस्टली ये रिएक्शन खुद एब्सर्ड लगता है, क्योंकि ये लोग 4 सीजन से इस वियर्ड जगह में फंसे हुए हैं और फिर भी कुछ चीजों को इम्पॉसिबल मानते हैं। मतलब कि इस टाउन के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो वैसे भी इम्पॉसिबल ही हैं, लेकिन यहाँ पर उनको मानना पड़ेगा कि सारी चीजें हो सकती हैं और रियल हो सकती हैं। खैर अब रेंडल को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है, लेकिन वो फाइनली जूली के प्लान के साथ एग्री कर लेता है। जूली एक काफी इंटरेस्टिंग बात बोलती है स्टोरी बुक्स और टाउनशिप के कनेक्शन के बारे में। ये प्लेस लीक हो रहा है। हाँ, मतलब कि इस जगह के छोटे छोटे पार्ट्स रियल वर्ल्ड में लीक हो रहे हैं और लोगों के माइंड में ड्रीम्स या फिर विजन्स के फॉर्म में एंटर कर रहे हैं। मिरांडा और ईथन जैसे लोग उन चीजों को ड्राइंग्स के थ्रू विजुअलाइज कर रहे हैं, जबकि ऑथर्स उन्हें चिल्ड्रन स्टोरीज के फॉर्म में मिथ बना देते हैं। अब जूली को ऐसा लगता है कि ये क्लू हो सकता है जिससे कि वो टाउन के लोगों पर लगे हुए रूल्स को बाईपास कर सकते हैं और जिम को येलो सूट मैन से बचा सकते हैं, और इसलिए वो लोग इस थ्योरी पर एक्शन लेने वाले थे। एक चीज की मुझे एक सब्सक्राइबर ने ये बोली थी कि आपकी थ्योरी गलत है और यहाँ पर स्टोरी वॉकिंग या फिर कहानी और बुक वाला कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन इस चीज की रियलिटी आज बनते हुए दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जूली रेंडल से ये बोलती है कि क्या पता किताब के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है या फिर जो कोई भी इस किताब का ऑथर है उसको भी पक्का ऐसे ही ड्रीम्स आते होंगे इस इलाके के बारे में, यानी कि फ्रॉमविल के बारे में। तो हो सकता है कि सारी चीजें, सारे रूल्स इसी टाउन से इंस्पायर्ड होकर ऑथर ने उस किताब के अंदर डाल दिए थे, और उसका सबसे बड़ा सबूत है जूली खुद, जो कि स्टोरी वॉक कर सकती थी जैसा कि फ्रेड करता था इस किताब के अंदर। और कहीं ना कहीं इसका सबसे तगड़ा कनेक्शन ईथन के साथ में है, और इसलिए किताब के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो उसको ट्राई करने वाले थे। अब रेंडल बुक मार्क्स को लेने चला जाता है और तब जूली अपना मेकओवर कर रही होती है, यानी कि जो फ्यूचर से जूली आई थी उसके बाल छोटे थे। इसकी एक्सप्लेनेशन अब मिलती है कि ऐसा कैसे हुआ था। जूली अपने लंबे बाल काट रही होती है और ये बोलती है कि क्रीचर्स ने पिछली बार उसको बालों से ही पकड़ लिया था, तो बाल कम हो जाएंगे तो क्रीचर उसको पकड़ नहीं पाएंगे। खैर अब जूली और रेंडल्स उसी रुइंस तक आते हैं, यानी कि जो पत्थर वाला स्ट्रक्चर था। जूली एक्सप्लेन करती है कि अगर बुक मार्क थ्योरी सही हुई तो वो जिस चैप्टर में वॉक करेगी वहां पर पेपर छोड़ पाएगी जिसके अंदर एक्स बना होगा, और फिर प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर वो पेपर उसके हाथ से गायब हो जाएगा, और इस तरह पास्ट या फिर फ्यूचर में एक बुक मार्क क्रिएट हो जाएगा जिसको वो बाद में ट्रैक कर सकेगी। यानी कि वो अपने साथ एक पेपर लेकर जाएगी और स्टोरी वॉक करेगी, और जब जिस चैप्टर के अंदर वो एक्स को मार्क करेगी तो सेम एक्स उसके पास प्रेजेंट टाइम में आना चाहिए। अब रेंडल को ये बात पता थी कि जूली जैसे ही इन रुइंस के अंदर जाएगी उसको सीजर्स आने लगेंगे, और ये चीज उसको अच्छी नहीं लग रही थी, जिसके चलते जूली उसको बोलती है कि खाली 5 सेकंड तक ऐसा वो करे जिसके बाद में वो वापस आ जाएगी, यानी कि रेंडल उसे 5 सेकंड बाद बाहर खींच ले। खैर अब जैसे ही जूली अंदर जाती है उसको सीजर्स आने लगते हैं, और रेंडल इस चीज को देख रहा था और वो इंतजार करता है कि वो पेपर पर मार्क बनाए, यानी
कि बुक मार्क ड्रॉप करे। अब जूली जो थी वो उस साइकिल के अंतिम मोमेंट में पहुंच गई थी जहां पर मिरांडा और एलॉयस की मौत हुई थी। अब जैसे ही जूली वहां पर बुक मार्क ड्रॉप करने वाली होती है तो वो देखती है कि किसी के खाने की आवाज आ रही होती है। तो शॉकिंगली हम देखते हैं कि येलो सूट मैन किसी का लीवर खा रहा था और ये बहुत ही शॉकिंग चीज थी। और जैसे ही येलो सूट मैन जूली को नोटिस करता है तो वो काफी शॉक्ड रह जाता है कि ये कौन आ गया और वो उसके पीछे भागने लगता है, यानी कि उसको खत्म करने के लिए। उसको पता था कि यहाँ पर इसको होना नहीं चाहिए। अब जूली जल्दी से बुक मार्क गिराती है और रैंडल उसको वापस खींच लेता है। तब जूली बुक मार्क चेक करती है लेकिन उस पर कोई मार्क नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा हताश हो जाती है। और इसका मतलब ये था कि वो चैप्टर बुक मार्क नहीं हुआ जहां पर जूली गई थी, यानी कि ये स्टोरी वॉकिंग विद बुक मार्क वाली थियोरी और अप्रोच फेल हो चुकी थी, जिसके चलते जूली काफी रोने लगती है। अब दूसरी ओर हम सोफिया को देखते हैं जो कि अब सैरा के घर में अलग रूम में शिफ्ट हो चुकी थी। वहां पर वो खत्म हुए पेस्टर के लेटर्स को देख रही होती है, खुश हो रही होती है। पेस्टर का नाम अपेरेंटली यहाँ पर डन था। अब सोफिया लेटर्स को पढ़ी रही होती है कि तभी अचानक से होता यह है कि सैरा उसको चेक करने के लिए आती है। सैरा उससे पूछती है कि वो उसके साथ रहना क्यों चाहती है जबकि उसको पता है कि सैरा ने क्या किया है। अब सोफिया एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल करती है। ऑब्वियस सी बात है वो डीमन है, जिसके चलते वो ये बोलती है कि सैरा कितनी काइंड है, इसके चलते वो उसके साथ रहना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात कि उसको अलग रूम मिल रहा था तो वो वहां पर ही रहना चाहती है। सोफिया की ये सॉफ्ट और काइंड बातें सैरा को इमोशनली ओवरवेल्म कर देती हैं और फिर सैरा रूम से बाहर निकलकर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। लेकिन जैसे ही सैरा नीचे जाती है तो सोफिया धीरे धीरे कोई स्पेल जैसी चीज बोलने लगती है, जिसके बाद में सैरा को अचानक ब्रेक डाउन होने लगता है क्योंकि उसको फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही थी जो कि पहले उसको ईथन को खत्म करने के लिए बोला करती थी। यानी कि मेरी ये थ्योरी बिल्कुल सही थी कि येलो सूट मैन ही वही व्यक्ति है जिसने कि बोला था सैरा को ये सब करने के लिए। और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि उसको ईथन चाहिए किसी भी तरह से। तभी सैरा परेशान होकर चर्च में बिल्कुल अकेली बैठी होती है और तभी एल्जिन वहां पर आ जाता है। सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई थी क्योंकि टेक्निकली सैरा की वजह से ही एल्जिन की आंख खराब हो गई थी, लेकिन एल्जिन के दिल में सैरा के लिए कोई भी बुरी फीलिंग नहीं होती और इसलिए वो ऑकवर्डनेस जल्दी खत्म हो जाती है। जिसके बाद में सैरा उससे सवाल करती है कि क्या अब वो भी किमिनो वुमन से हॉन्टेड फील करता है, तो एल्जिन बोलता है कि नहीं। लेकिन क्योंकि सैरा ने उसको देखते ही सबसे पहले यही सवाल पूछा था तो उसको लगता है कि शायद सैरा के साथ कुछ गलत चल रहा है। फिर सैरा मान लेती है कि सीजन 1 में जो भी आवाजें उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रही थी वो वापस आ चुकी हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद आवाजों ने उसका पीछा छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। और अब वो आवाजें उससे ये बोल रही होती हैं कि वो डाइनर में जाए और पिचर से पानी ग्लास में डाले, उसमें से एक सिप ले और फिर वही पानी दोबारा उसके अंदर वापस डाल दे। लेकिन इस टास्क का क्या पॉइंट था उसको समझ में नहीं आता और ये आइडिया किसी को भी नहीं लग रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काम बहुत ही सिंपल सा लगता है और इसलिए किसी को भी लग सकता है कि इसे करने में क्या ही नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों यही वाले 2 सीन थे जो कि रेंडर नहीं हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरा का पूरा एपिसोड समझ में आ जाएगा और अब डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए हुए एपिसोड 4 को आप जाकर इजीली देख सकते हो। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी जब मैं थियरीज के बारे में बात करूंगा। और लेक ऑफ टीयर्स के अंदर जो बॉडी मिली थी वो असल में स्केयर क्रोज हैं और पक्का उसके अंदर किसी को डालकर फेंका गया होगा, क्योंकि डायरेक्टली स्केयर क्रोज को लेक के अंदर फेंकना कोई सेंस नहीं बनाता। पक्का उसके अंदर किसी न किसी की लाश होगी, तभी तो वो मॉन्स्टर बनकर नाइट में हमला कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन भी जल्दी से जल्दी आएगी संडे के दिन ही। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए